हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आप लोगों के अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि इस समय हम पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 4 को। भाग 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? डीपीएसपी। क्या होता है डीपीएसपी, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर एक बाई एक करके शुरुआत करते हैं। क्या होता है हमारा डीपीएसपी? ठीक है, तो जैसे कि बात आपसे करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 3 की बात करें, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कितना होगा यहाँ पर, अनुच्छेद, ठीक है, तो अनुच्छेद जो रेंज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 36 से लेकर के 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक का रेंज यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब वास्तव में क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की जो बनने वाले राज्य यानी कि राज्य की जो सरकारें होंगी, और राज्य का मतलब यहाँ पर अभी देश से समझना है आपको, ठीक ना। जब भी मैं राज्य जैसे शब्द का प्रयोग करूँगा तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में देश की बात हो रही है। तो राज्य सरकार को यहाँ पर कुछ जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ये संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की सरकारों को एक सलाह के रूप में दिया है। और उसको अगर हम बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की बात कही गई है। बात आती है कि जो डीपीएसपी है ये लिया कहाँ से गया है, इसका स्रोत कहाँ से है, तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ये बात याद रखें, ठीक ना। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैं इसका डीपीएसपी का यहीं पर, जैसे कि क्या होता है ना कि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है और ये हमारे संविधान में भाग 3 में रखा गया है और आयरलैंड से लिया गया है। इसकी सबसे पहले अगर हम बात कर दें कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर? पहला उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर इसका उद्देश्य यह है कि गरीबों और अमीरों के बीच को अंतर को कैसे कम किया जाए। दूसरा उद्देश्य क्या? गरीबी और अमीरी या गरीबी और अमीरी के बीच के अंतर को समाप्त करना, ठीक ना। तीसरा चीज क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याणकारी राज्य की, सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना कि एक कल्याणकारी राज्य की यानी एक सक्सेसफुल राज्य की स्थापना करना है, मतलब वो कि एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे देश की कल्पना यहाँ पर की गई है कि जिसके नागरिकों को सभी की क्या हो, सभी नागरिक यहाँ पर सुखी हों, ठीक ना। मतलब कि उनको किसी प्रकार से चाहे तो उनको जैसे कि स्कॉलरशिप दे करके, उनको मकान दे करके, उनको पेंशन दे करके, उनको नौकरी दे करके, इस तरीके से हमारे जो देश की जनता है उसको कैसे समृद्ध बनाना है, ठीक ना। और आपको पता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है, गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। अगर इसके बीच के अंतर को कम कर दिया जाएगा तो एक अच्छे यानी कि सक्सेसफुल राज्य की स्थापना हो सकती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना कि समाज में
सबका बराबर से अधिकार हो, ठीक ना, जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं सबको अधिकार मिल पाए ठीक ढंग से। तो ये बातें यहाँ पर याद रखना है। अगली बात क्या याद रखना है, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ें देखी, दूसरी चीज़ें। अब तीसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि डीपीएसपी को किसने क्या क्या कहा है, ठीक ना। मतलब डीपीएसपी को यहाँ पर लिख देता हूँ, डीपीएसपी को किसने क्या क्या कहा है, किसने क्या क्या कहा है, ठीक है ना। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या बोला है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक कथन दिया है डीपीएसपी को लेकर के। क्या कथन दिया उन्होंने कहा है कि जो है यह एक अनोखी विशेषता है। क्या बोला उन्होंने, यह एक अनोखी विशेषता है, यह एक अनोखी विशेषता है। अच्छा, यह एक अनोखी विशेषता के लिए अगर हम बात करें, यह एक अनोखी विशेषता है, क्यों कहा है, क्योंकि यह जो विशेषता है ना, यह सिर्फ 2 देशों में लागू है, एक आयरलैंड और एक इंडिया में बेटा, ठीक ना। इसीलिए इसके आधार पर इन्होंने कहा कि यह एक जो है अनोखी विशेषता है। क्लियर। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर टीटी कृष्णमाचारी जी ने भी कुछ कहा है, टीटी कृष्णमाचारी जी ने क्या कहा है, ये देखेंगे। तीसरे व्यक्ति का नाम भी याद रखेंगे जिनका नाम था केटी शाह के द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है। तो केटी शाह ने क्या बोला है, केटी शाह ने कहा है इस चीज को, केटी शाह ने क्या बोला है, केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देती है, ठीक ना। डीपीएसपी को क्या बोला इन्होंने, यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देती है, जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देती है, ठीक ना। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा, यह एक अनोखी विशेषता है, ठीक ना। और जैसे कि टीटी कृष्णमाचार्य ने क्या कहा है, यह हमारी भावनाओं का कूड़ा घर है। क्या बोला उन्होंने, यह हमारी भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है, यह हमारी भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है, ठीक है। इन्होंने क्यों ऐसा बोला कि यह भावनाओं का कूड़ा अस्थायी घर है, जैसे कि यहाँ पर तो बताया गया ना कि हमारे देश के लोगों को क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो ये कह करके पर दिया नहीं जा रहा है लोगों को। जैसे कि व्यवस्था होती है मिलेगा पर मिलता नहीं है, तो हमारे दिमाग में बन करके बैठ चुका है, तो वो एक कूड़ा के समान, जिसका कोई मतलब यहाँ पर होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे इस डीपीएसपी को किसने क्या क्या बोला है, वो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 36 से इसे पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक आर्टिकल को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल नंबर, जैसे कि यहाँ पर अनुच्छेद 36 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 36, ठीक है। तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक ना। परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में दी गई है, जो अनुच्छेद 12 में है, वही यहाँ पर भी दी गई है, ठीक ना। 36 के बाद अगर हम बात कर लें कि अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 37 ये कहता है कि यह वाद्य योग्य नहीं है। मतलब डीपीएसपी जो है वो वाद्य योग्य नहीं है,
जैसे कि जो संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक ना, पेंशन हो, मकान हो, और खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, ठीक ना, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत, और समान न्याय हो, तो सारी चीज़ों के लिए एडवाइस किया गया है। तो अगर मान लीजिए वो चीज़ें सरकारें देती नहीं हैं तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्या कहाँ नहीं जा सकते हैं? कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि डीपीएसपी क्या है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार, वो क्या है हमारा, वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाद योग्य नहीं है। 37 के बाद यहाँ पर आ जाता है कि अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में 3 शब्द वही लिखे गए हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 38 में 3 शब्द वही लिखे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रस्तावना में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक, ठीक ना, रूप से न्याय शब्द का उल्लेख है। तो इसमें क्या है? इसमें है सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, ठीक ना। कि मतलब आप ये समझिए कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो मतलब यही है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी को न्याय मिल पाए, ठीक ना। 38 हमारा यही कहता है। 38 के बाद अगर हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जामों में। अगर हम बात करें तो इसे मैं लिख देता हूँ, ये आईएमपी, इसको आप पढ़ना है और आपको आईएमपी में, आईएमपी के तौर पर आपको 37 भी याद करके रखना है, ठीक है ना। तो जैसे कि 42 में क्या है, इसमें कहा गया है ना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि समान न्याय, समान न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, उपलब्ध करवाया। ठीक है, तो जैसे कि इसके बारे में आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समान न्याय एवं, लिखा हुआ है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है, जैसे मान लो कि भाई जैसे कि जो गरीब वर्ग है उसके लिए क्या है कि मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो उसको सरकार मुहैया कराए, ठीक है ना। और उसको समान रूप से, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब न्यायालय तक पहुंच पाएँ, अपनी बातों को रख पाएँ और उसमें जो आर्थिक सहायता है वो सरकार कर पाए। और ऐसा होता भी है, जैसे कि आपको पता होगा जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं और मुकदमा जब न्यायालय में चलता है तो जो मुकदमा को जीत जाता है ये माना जाता है, ठीक है, कि उसकी जो लागत है वो उसे वापस कर दी जाती है, जो संवैधानिक लीगल फीस होती है। तो ये हमारी सरकारें जो है वो करती भी हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देती हैं। अगला होता है हमारा अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A क्या कहता है कि राज्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाएं, ठीक ना, आजीविका का संसाधन उपलब्ध करवाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य समान रूप से स्त्री एवं पुरुष दोनों को आजीविका का संसाधन ठीक है। तो यहाँ पर संसाधन कैसे लिखते हैं, ठीक ना, क्या संसाधन उपलब्ध करवाए,
ठीक है। राज्य समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका का संसाधन उपलब्ध करवाए। ये उनका काम है कि भाई खाने पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सरकार का कर्तव्य होता है तो कि जो है जो जितना जिसकी जैसी योग्यता है उसको जो है जीविकापार्जन करने के लिए, ठीक ना, उसको संसाधन यानी कि काम धंधा उपलब्ध करवाए। ये उनका जो है अधिकार है, ये राज्य का कर्तव्य है ऐसा करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 39D, ठीक है, जो यही आपको पढ़ना है। 39D में क्या कहा गया है कि जो है राज्य जो है ना समान कार्य के लिए समान वेतन भी उपलब्ध करवाया, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ठीक ना। तो समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपका यहाँ पर राज्य से लागू नहीं करा पाई है। समान कार्य के लिए समान वेतन अर्थात अगर मान लीजिए सेम पद है और उस पर महिला और पुरुष, ठीक है, समान अगर पद है तो उसमें क्या है कि अगर समान पद है तो आप ऐसा समझें कि अगर समान पद है तो उस पर महिला और पुरुष अगर जो है उस पर काम कर रहे हैं तो अगर 8 घंटा वो भी काम करें, वो भी 8 घंटे काम करें, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट, ठीक ना, तो उनमें वेतन समान रूप से मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करवाए राज्य, ये जो है राज्य की जिम्मेदारी होती है, ठीक ना। तो ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। समान कार्य यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट हो, इस बात की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आप यहाँ पर याद रखें, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ठीक ना, समान पद पर समान वेतन। तो एक बात यहाँ पर और लिख सकते हो आप कि पद भी क्या होना चाहिए, समान पद, ठीक है, समान पद समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये 39 है। इसके बाद तो जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता दूं 39D कई बार पूछा जा रहा है। अब जो 39 है वो नहीं पूछा जा रहा है, 39D बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, तो ये तो अनुच्छेद 40 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो है पंचायतों का गठन, इसमें बात की गई है पंचायतों का गठन, राज्य पंचायतों का गठन करे, ठीक ना, राज्य पंचायतों का गठन करे और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करे, स्वायत्तता प्रदान करे, ठीक ना। तो मतलब जैसे तो आपको पता होगा पंचायतों का गठन हो ही चुका है, ठीक ना, ग्रामीण स्तर पर एक स्थानीय स्वशासन वहाँ पर स्थापित कर दिया जा चुका है, लेकिन उनको स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है कि भाई वो टैक्स भी इकट्ठा करेंगे। तो वो जो राज्य सरकारें करती हैं वो जो है पंचायत स्तर पर वही काम हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका गठन किया गया और उनको अपने अधिकार भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, यहाँ पर इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, इसे गांधीवादी सिद्धांत, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक ना। गांधीवादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि उनका मानना था कि ग्रामीण स्तर पर, ठीक ना, कि जो जीविकोपार्जन के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं। जीविकोपार्जन के लिए क्या होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं, ठीक ना। तो ये यहाँ पर गांधी जी की देखिए, आप भी ज़्यादा देखोगे ना तो आपको पूरे संविधान में गांधी जी की कोई वैसे मिलता नहीं है कि उन्होंने भी कुछ किया था, लेकिन संविधान में, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गांधी जी का ये मानना था कि पंचायतों का गठन हो और उसी के आधार पर इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया। और जो है पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग, ठीक ना, इन्होंने क्या बोला था, कुटीर उद्योग की बात की थी। ठीक है, वो आपको पता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका 40, ठीक है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 41 की बात क्या है,
अनुच्छेद 41। दो अनुच्छेद पढ़ना है, एक अनुच्छेद 41 और एक अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 41 वैसे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली हम देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है कि राज्य जो है ना वो स्त्रियों की जो है जो स्त्रियों की प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाए। ठीक ना, मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो 102 नंबर चला रखा है। ठीक है, तो उनसे लाने ले जाने का काम करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए। ठीक ना, राज्य स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाए। और आपको पता होगा कि ये सुविधा जो है ना, ये सुविधा हमारी जो राज्य सरकार या सरकार जो है वो उपलब्ध भी करवा रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सहायता भी करवाई जा चुकी है। तो राज्य स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाए और राज्य करता भी है। आपको पता होगा कि 102 नंबर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको पूरा जो है लाना ले जाना, ठीक है, वो सब फ्री में ही होता है। तो यहाँ पर इसे लागू किया गया है। तो आपको समझना चाहिए कि लगभग जो चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की सरकारों को यहाँ पर एडवाइजरी के तौर पर बताया है, एक नीतियाँ वहाँ पर बताई है कि आप एक अच्छे राज्य की कल्पना कर रहे थे कि एक अच्छे राज्य की कल्पना या स्थापना करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो राज्य सरकारों ने कुछ करने का यहाँ पर लगभग प्रयास भी किया हुआ है। ठीक है, तो एक और पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो अनुच्छेद 44। ठीक ना, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। ठीक ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक है, अब यहाँ पर समान सिविल संहिता की बात करें अगर, तो क्या है समान सिविल संहिता का मतलब, जैसे 44 समान दिखाई दे रहा है तो ऐसे भी समान याद रख सकते हो। और सिविल संहिता का मतलब ये है कि जितनी भी विधियाँ लागू हों किसी भी धर्म के लिए वो क्या होनी चाहिए, समान। और ठीक है, इसे लागू करने वाला इकलौता राज्य, ठीक ना, ये कौन से राज्य में, तो ये गोवा राज्य में लागू है, गोवा राज्य में। ठीक ना, इसे लागू किया गया है, पूरे देश में तो नहीं है, अन्य किसी राज्य में भी नहीं है। यानी सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, तो वो गोवा बन चुका है। और सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता होगा मुस्लिम में क्या है कि वहाँ पे 3 शादी अथेंटिक है और हिंदुओं में क्या है, एक ही शादी अथेंटिक है। तो इस तरह से कानून नहीं होना चाहिए कि सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। तो बस इसके बाद के जो आर्टिकल है वो हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको जो है वीडियो को देखना है और जो भी कमी वगैरह होगी आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।